बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है 7E के हवाले से। 7E के आपको मैं गाइड कर दूं। 7E आज हम तफसीलन बात करेंगे। इसमें बहुत से क्वेश्चंस लोगों के आते हैं, तो ये बड़ी अहम वीडियो, आप इसको पूरा देखें। जो पिछली आपने वीडियो 7E के हवाले से देखी है उसको भी मैं इसमें कवर करूँगा। कुछ नए क्वेश्चन जो 7E के हवाले से आए हैं तो उसको भी हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी समरी बता देता हूँ कि आज हमने वीडियो में क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले हम 7E का मुकम्मल सेक्शन पढ़ेंगे कि 7E है क्या, किन पे लगती है, किन पे नहीं लग रहा, यानी कि उसके जो जो सेक्शन हैं और सब सेक्शन हैं उसको सारी तफसीलन पढ़ेंगे। उसके बाद 7E का फॉर्म देखेंगे, या जो FBR ने 21 जुलाई को जो अमेंडमेंट दी थी ना, सारी डिटेल्स बताई थी कि 7E को हमने किस तरह करना है, किस तरह लेके चलना है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लोगों के हैं, मसलन के कहते हैं जी 7E किन किन प्रॉपर्टीज़ पे लगेगा, क्या गिफ्ट डीड पे लगेगा, क्या विरासती प्रॉपर्टीज़ पे लगेगा, किन किन पे लगेगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। और एंड पे फिर इसका देखेंगे कि 7E का फॉर्म किस तरह का होता है, जो चीज़ें क्या क्या हैं, यानी कि फॉर्म है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 7E पढ़ेंगे। 7E है क्या, तो इसमें आपको, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है, सिर्फ आपको मैं शॉर्ट से इसमें बताऊँगा कि 7E में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या कितने, यानी कि क्लोज करने की या शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे इसको। तो 7E ये 2022 में आया था 7E, तो इसके सब सेक्शन 1 में है। कहता जी फॉर द टैक्स ईयर 2022 ऑन द टैक्स इज इम्पोज ऑफ द स्पेसिफिक। कहता जो सेक्शन जो फर्स्ट डिवीजन के पार्ट 1 के डिवीजन 8C में दिया गया ना, तो उसमें जो टैक्स है वो 7E है। तो उसमें 20% आई, आपकी स्क्रीन पे भी हम देख सकते हैं। तो उसके बाद इसके सब सेक्शन 2 में है कि एक पर्सन जो पाकिस्तानी रेजिडेंशियल है, तो उसमें कौन कौन से मतलब वो 5% देगा उस इनकम का। तो क्यों क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं आती, यानी कि उन्होंने ये चीज़ें निकाल दी हैं कि अगर आपको ये चीज़ें आ रही हैं तो इसमें आप 7E नहीं देंगे। तो पहले नंबर पे इसका सब सेक्शन 2 का सब ए है। तो उसमें कह रहा है जी ऑन कैपिटल एसेट ऑन बाय आप रेजिडेंशियल पर्सन, एक रेजिडेंट पर्सन के पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नंबर 2 पे कह रहा है कि ऑन प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस परमिसेस विद ATL। कहते हैं कि लास्ट ईयर 2022 में उसने, यानी कि टाइम पीरियड में रिटर्न जनरेट करवाई और उसमें वो मेंशन हो। नंबर 3 पे वो कह रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड विद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यानी कि एक आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, आपने उसकी एग्रीकल्चर उसके ऊपर एक्टिविटीज़ की हुई है। ठीक है, अगर आपको बी पार्ट मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपने एक प्रॉपर्टी, वो कह रहा है कि सेल्फ ऑन प्रॉपर्टी प्रीमिसेस विद द बिजनेस इज कैरी ऑन द पर्सन। कहते जी एक प्रॉपर्टी जिसमें आप घर और ऑफिस है वो आपके इस्तेमाल में है, और आपने लास्ट ईयर 2022 की रिटर्न में, यानी कि ATL में, आप समझ लें कि ATL शॉर्ट टर्म में, ATL में वो आपने टाइम पे सबमिट की और उसमें रिटर्न में आपने मेंशन की हो, तो तब आप इसके आते हैं। तो नंबर डी पे आ जाता है कैपिटल एसेट अलाउ। कहता है ये शहीद को दी है, अब उसमें वो नहीं आएगा। आप पर्सन हु डाइड इन द सर्विस, कहते हैं पाकिस्तान की आर्म फोर्स में, वो अगर मर गया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगी। सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्स और फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनके, यानी कि ये नंबर ई पे हम देखते हैं। नंबर ई पे कह रहा है कि एनी डिक्लेरेशन ऑफ अ रेंटल प्रॉपर्टी, यानी कि आपने एक प्रॉपर्टी शो की और आपने उसके ऊपर रेंट पे दी हुई और रेंट की इनकम आप ले रहे हैं, तो आपके ऊपर 7E नहीं लगेगा। ठीक है जी। कैपिटल एसेट और अगर आपने एक प्रॉपर्टी इसी साल परचेज़ किया और आपने उसके ऊपर 236K का टैक्स पे किया, तो आप भी उसमें नहीं आएंगे। कह रहा है जी नंबर जी सेक्शन में ये कह रहा है कि जो ऊपर जो ABCDEF में एक्सीड नहीं करती, तो इन सब की वैल्यू जो है ना, तो वो 5 मिलियन से 25 मिलियन से ज़्यादा ना हो, यानी कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा ना हो, तो आप इसमें नहीं आएंगे। यानी कि आपके टोटल वैल्यू, चाहे एक प्रॉपर्टी या 2 प्रॉपर्टी या 3 प्रॉपर्टी, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है 2.5 करोड़ से, तो फिर आप 7E के ज़िम्मे में आते हैं। ठीक है जी। अब ये एक छोटा सा सेक्शन है इसमें 7E के वाले से, तो आपको उसमें बता दिया उन्होंने। अब उसका आप ये समझ लें कि लमसम आपने 1% इसका जमा करवाना है फेयर मार्केट वैल्यू का। अब फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, तो फेयर मार्केट वैल्यू भी आपके सामने ये स्क्रीन में आ रही है। तो सेक्शन 68 का सब सेक्शन 4 देखते हैं। सब सेक्शन 4 में वो कह रहा है जी नोट बिट स्टैंडिंग एंडिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 and 3 दी बोर्ड में भी मैं आपको बता देता हूँ। कहता है जी बोर्ड टाइम टू टाइम एक ऑफिशियल गज़ट के ज़रिए मुख्तलिफ इलाकास की फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करेगा, यानी कि जिसको हम FBR वैल्यू कहते हैं वही फेयर मार्केट वैल्यू कहलाएगी। इसके नंबर 5 सब सेक्शन में कह रहा है, 68 के सब सेक्शन 5 में कह रहा है फेयर मार्केट वैल्यू अगर किसी इलाके में ना हो तो उसको किस तरह हम ट्रीट करेंगे। तो कह रहा है जी जिस इलाके में FBR का ऑफिशियल गज़ट में ये नहीं दिया गया, वो इलाका के उस इलाके में FBR की वैल्यू नहीं है, तो जो मुतलका DC वैल्यू जिसे हम कहते हैं ना, या कोई भी मुतलका जो पटवारी वैल्यू बताएगा इसके इलाके, वही हमारी फेयर मार्केट वैल्यू कहलाएगी।
ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि लोग कहते हैं जी फेयर मार्केट वैल्यू और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपको आप जिस तरह डीसी वैल्यू निकालते हैं, डीसी वैल्यू में आपको कंस्ट्रक्शन बता देता है जी इस इलाके में इतनी पर मतलब पर स्क्वायर फीट की रेट है, तो आप उतनी कंस्ट्रक्शन का रेट भी इसमें ऐड करेंगे, तब ये आपकी फेयर मार्केट वैल्यू कंप्लीट होगी। सिंपल एफबीआर की वैल्यू लेने से फेयर मार्केट वैल्यू कंप्लीट नहीं होती, जिस पे आपने 7E का टैक्स देना है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं जो एफबीआर ने एक्सप्लेनेशन दी है, तो उसको भी हम सरसरी सा करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं एक अलग वीडियो में भी इसका बना चुका हूँ, तो आप उसमें ये लाजमन देखें। तो उसमें जो 21 जुलाई को सर्कुलर 1/2023-24 में था, उसमें उन्होंने ये अपना 7E के हवाले से मोड ऑफ पेमेंट का बताया कि ये किस तरह हम करेंगे। ये भी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। नंबर 1 सेक्शन में वो 236C का कह रहा है जो 3% तो 6% तक कर दिया गया है। तो मैं आपको तफसीला नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी है। तो नंबर 2 में ये कह रहा है फाइनेंस एक्ट 2022 में सेक्शन जो हमने सेक्शन 7E का 2A हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके तहत आप प्रॉपर्टी का 20% और 5% के हिसाब से, यानी कि एंड पे जो आपको बता रहा है ना 2 के लास्ट में इफेक्टेड रेट 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इमूवेबल, यानी कि आपने फेयर मार्केट वैल्यू का 1% लेना है। तो नंबर 3 में वो कह रहा है जी फाइनेंस एक्ट 2023 में एक नया सेक्शन 2A ऐड किया गया है। तो 2A, अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है लोगों का कि क्या जो हमने इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, क्या कोई गिफ्ट करवा रहा है, क्या कोई भी किस्म की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा रहा है रजिस्ट्री के अलावा, जैसे हम कहते हैं, तो क्या उसके ऊपर भी 7E का लगेगा? तो उसमें ये देखिए, इसमें ये चीज़ें वाज़ेह हैं। नंबर सब सेक्शन 3 में इसका 3 कॉलम में वो कह रहा है जी 236 ऑफ द साउंड प्लेस अबाउट टू ट्रांसफरिंग अथॉरिटी फॉर रजिस्टरिंग, रिकॉर्डिंग और अटेस्टिंग ट्रांसफ़र ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। कहता है जी जब तक कोई भी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ट्रांसफरिंग करवाने जाते हैं, रजिस्ट्री करवाना जा रहे हैं, अनलेस दी सेलर ट्रांसफर हिज डिस्चार्ज टैक्स लाइबिलिटी, जब तक वो सेलर या जो ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी 7E की लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होता, तो तब तक ये उसके ऊपर सेक्शन लगेगा। कोई भी इसमें वो इसने वाज़ेह नहीं किया कि आप सिर्फ रजिस्ट्री पे करवाएंगे, गिफ्ट डीड पे नहीं, या बनामे पे नहीं होगा, या कोई मसलन आप इनहेरिटेड करवा रहे हैं। क्योंकि सम लोगों के क्वेश्चन अक्सर ही, इसमें भी मेरे से 1-2 टेलीफोन में भी पूछे हैं कि यार हम सोसाइटी में जा रहे हैं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, वाला सब इतने साल हो गए, पहले फोत हुए, अब उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफ़र हो रही है, वो कह रहे हैं 7E का टैक्स जमा करो। तो इस चीज़ का कोई समझ नहीं वैसे आती कि उनके ऊपर बनता नहीं है, लेकिन इसके कानून के मुताबिक तो वो एनी प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र कह रहे हैं तो उसमें वो लगेगा। इसके सब सेक्शन 4 में वो कह रहा है जी, नीचे हमने आपको पार्टिकल बता दिया कि आपने किस तरह ये करना है। तो इसका सब सेक्शन A में वो कह रहा है कि वेयर सेलर द ट्रांसफ़र कहता है, अगर ATL यानी कि एक्टिव टैक्स पेड है तो उसके लिए ये चीज़ें हैं। नंबर 1 में कह रहा है अगर सेलर ने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है और उसके ऊपर कोई लायबिलिटी टैक्स की रह गई है 7E के वाले से, तो उसके लिए एक अलग सेक्शन हमने सब अलग जो उसमें है ना चलान में 7E का इंट्रोड्यूस किया है, आप उधर से जाके अलग उसका CPR बनाएं। तो नंबर 2 पे कह रहा है अगर उसने ऑलरेडी ऐड चलान पे किया हुआ है 7E का, मतलब 2022 के रिटर्न में अगर उसने सारा सबमिट किया और उसके बाद जो टैक्स लगा था 1% उसने पे किया हुआ, तो उसका प्रूफ लेके आप उसके पास जाएँ कमिश्नर के पास, तो कमिश्नर आपको उसमें रिडीम कर देगा। तो नंबर 3 में वो कह रहा है फॉल द फाइल ऑफ पर्सन इशुएंस। अच्छा, नंबर 3 में वो कह रहा है कि आप एक फॉर्म A को लेकर कमिश्नर के पास जाएंगे और अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगर आपने जमा करवा दिया तब भी, अगर नहीं जमा करवाया तो तब भी, हर सूरत में आपको फॉर्म A जमा करवाना पड़ेगा। यानी कि फॉर्म A विदाउट रजिस्ट्री, आप अगर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो फॉर्म A आपको जमा करवाना पड़ेगा, चाहे आपके ऊपर टैक्स 7A का लगता है या नहीं। ठीक है, तो आप कमिश्नर को वो देंगे, उसका रेलिवेंट डॉक्यूमेंट देंगे, तो वो आप उसको सबमिट कर देंगे। तो आगे नंबर 4 में वो कह रहा है कि कमिश्नर 7 दिन के अंदर अंदर आपको वो जारी करेगा और देखेगा कि अगर आपका बनता है तो आपको सर्टिफिकेट जारी कर देगा। तो अगर वो कह रहे हैं नंबर 5 में वो कह रहा है कि अगर एक प्रॉपर्टी 2 से ज़्यादा पर्सन के लिए है तो तब उसका क्या किस तरह डील करना है, तो उसका यही है, उन्होंने कहा अपनी टैक्स लायबिलिटी के हवाले से आप इसको करें, डील करें, उसका अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करें। अब इसमें एक क्वेश्चन अभी जो रिसेंटली चल रहा है कि जो एक बंदे ने रिटर्न 2023 की आप सबमिट कर रहा है, तो क्या वो 7E का फॉर्म सबमिट करवाए या ना करवाए? तो भाई जिस तरह एक प्रॉपर्टी सेल करने पर हर प्रॉपर्टी के ऊपर 7E का टैक्स लग रहा है, यानी कि 7E का फॉर्म आपको सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, चाहे आपके ऊपर टैक्स लगता है या नहीं लगता। इसी तरह आपने रिटर्न में अगर आपके ऊपर एक प्रॉपर्टी है तब भी आपने उसका फॉर्म सबमिट करना है, अगर एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा है तब भी आपने उसका फॉर्म सबमिट करना है, चाहे आपके 2.5 करोड़ जो उसकी जो लवाजमात है उसके ऊपर पूरा आप उतरते हैं या नहीं उतरते। ठीक है,
तो ये थी एक छोटी सी वीडियो 7E के हवाले से। तो इसका फॉर्म ए बस रह गया, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में उसको फिल करना, उस पर किस तरह फिल करना है, जो जो चीज़ें आनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो एक अलग वीडियो में आपके सामने शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देख लेना। तो अब उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कोई क्वेश्चन कोई मसला हो तो आप कांटेक्ट करें मेरे से। बहुत शुक्रिया।